हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं सेट या जिसे हम कहते हैं समुच्चय। समुच्चय देखिए, इस जो क्लास को मैं बना रहा हूँ, किन एग्ज़ाम को मैं ध्यान में रख के बना रहा हूँ इसको आप जान लीजिए। ये जो अभी यूपी का टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है ये, उसके बाद एलटी के टीजीटी का और जीआईसी के पीजीटी का, है ना, ये भी जीआईसी ही है, एनडीए का और सीयूईटी जो मैथ से पेपर होता है वो, और जेई का बेसिक, जेई बेसिक। इन एग्ज़ाम्स को मैं ध्यान में रख के ये क्लास बना रहा हूँ। आपको ये पूरा कवर हो जाएगा और इसमें स्पेशली क्या कवर होगा, इसमें स्पेशली यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और एलटी टीजीटी और जीआईसी पीजीटी ये पूरा कवर किया जाएगा। और उसके बाद एनडीए सीयूईटी में इतने डेप्थ में क्वेश्चन आते नहीं है तो वो तो कवर हो ही जाएगा और जेई बेसिक भी कवर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं समुच्चय। तो सबसे पहले समझते हैं समुच्चय क्या होता है। देखिए, आप सभी परिचित ही होंगे समुच्चय की जो प्रचलित परिभाषा है। जैसे हम सेट की परिभाषा अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? सेट सेट इज वेल डिफाइंड क्लास और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हिंदी में अगर इसको लिखना चाहें तो हिंदी में क्या लिख सकते हैं? हिंदी में लिख सकते हैं अ सेट इज वेल डिफाइंड क्लास आर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है? समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय कहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हो रहा है, सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड, है ना। यहाँ पे हम वेल डिफाइंड को समझते हैं कि वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड जैसे कभी कभी जहाँ इंटरव्यू होता है जिस एग्जाम में, उस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेट में जो वेल डिफाइंड वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड जैसे कि हिंदी में कहते हैं सुपरिभाषित, यानी आप कोई भी वस्तु उठा लीजिए। जैसे आप एक, मैं संग्रह बनाता हूँ, चलिए पहले मैं एक संग्रह बनाता हूँ, इसमें मैंने पेन ले लिया, इसमें पेंसिल ले लिया, इसमें मैंने कॉपी ले लिया, है ना, जो भी बच्चों के पढ़ने की सामान होते हैं, किताबें ले ली, और मैंने टिफ़िन ले लिया, और फिर मैंने कुछ टॉफ़ियाँ ले ली, टॉफ़ी ले लिया, चॉकलेट ले लिया, उसके बाद इनको रखने के लिए मैंने बैग ले लिया। ये संग्रह है। अब आप देख सकते हैं कि संग्रह डिफाइंड नहीं है कि किन चीज़ों का संग्रह है। अगर मैं कह दूं कि इस संग्रह में से लिखने वाले सामानों का एक संग्रह बनाओ, लिखने वाले जिससे लिखा जाता हो तो हम बना देंगे पेन और पेंसिल, है ना। अब देखिए, अब ये जो बना ये वेल डिफाइंड हो गया, ये तो केवल कलेक्शन है, ये केवल कलेक्शन है। लेकिन जब मैंने डिफाइन कर दिया कि किन चीजों का स्पेशली कलेक्शन है तो वह वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। इस कलेक्शन को हम कहेंगे सेट। क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? इसको केवल और केवल हम कलेक्शन कहते हैं, केवल इसको संग्रह कहते हैं कि हमने इकट्ठा कर लिया तो वह क्या हो जाएगा?
वो हो जाएगा संग्रह। आइए कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं, जैसे एनसीईआरटी का ही हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसा कि मुझे याद आ रहा है, 10 से 10 से कम 10 से कम प्राकृत संख्याएं, 10 से कम प्राकृत संख्याएं, बताइए क्या क्या आएंगी इसमें। इसमें आएगा 1 3 5 7 9, यहाँ पे हम विषम लिखते हैं, विषम 1 3 5 7 9, क्या ये सेट है? बिल्कुल ये एक सेट है, क्योंकि ये डिफाइंड है, 10 से कम प्राकृत विषम संख्याएं हैं इसमें। समझ में आ गया। जैसे दूसरा एक एग्जांपल्स लेते हैं, भारत की नदियां, भारत की नदियां, भारत की नदियां। जैसे हम लेते हैं अगला एग्जांपल, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, वर्णमाला के वॉवेल्स, वॉवेल्स या हम जिसे कहते हैं स्वर, कौन कौन सा होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं ना। उसके बाद आते हैं विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, त्रिभुज विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, प्रकार के। अब ये जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है, अब आप ये बताइए कि क्या ये सेट हैं या नहीं है। देखिए भारत की नदियां, जैसे कि भारत की नदियां लिखा हुआ है, तो हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें कुछ नदियां हैं जैसे नील या अमेजन, ये भारत की नदियां नहीं है, है ना, ये भारत की नदियां नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें एक नदी जोड़ दें, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, तो ये भारत की नदियां हो जाएंगी। इसका मतलब ये क्या है? ये एक सेट है। हमने नदियों को डिफाइन कर दिया है कि कहाँ की नदियां, भारत की नदियां, कहीं और की नदियां नहीं। इसी प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, त्रिभुज विभिन्न प्रकार के, ये सभी क्या हैं? ये सभी सेट हैं। जैसे कि एक और हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें कुछ मैं चित्र बनाता हूं। ये एक है, ये एक है, एक फिगर ये है, दूसरा ये है, तीसरा फिगर हमने ये ले लिया, चौथा फिगर हमने ये ले लिया, पांचवा फिगर हम ले लेते हैं ये, बताइए। और इस कलेक्शन को हम नाम दे देते हैं कलेक्शन ऑफ फिगर्स, कलेक्शन ऑफ फिगर्स, फिगर्स। अब बताइए क्या ये सेट है? जैसा कि हम क्लियरली देख रहे हैं, ये 2D का है, ये भी 2D का है, ये भी 2D का है, और ये सर्किल है तो ये भी 2D का है। लेकिन ये क्या है? ये कोन है ना, और ये किस में आता है? ये 3D में आता है। तो ये कलेक्शन ऑफ फिगर्स तो है, लेकिन यह सेट नहीं है। सेट को इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हम यहाँ पे लिखेंगे 2D फिगर्स, और इसको हम गायब कर देंगे। अगर हम इस कलेक्शन में से इसको हटा दें तो यह क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ 2D फिगर्स, यानी यह एक सेट हो जाएगा। समझ में आया सेट क्या होता है? मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेट किसे कहते हैं। अब कुछ हम नोटेशन देख लेते हैं, नोटेशन देख लेते हैं जो कि अक्सर मैथ में यूज किया जाता है, और यह सेट भी होता है। आप ध्यान से देखते जाइएगा। जैसे एन, एन क्या होता है? नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याओं का सेट है, प्राकृतिक संख्याओं का, संख्याओं का समुच्चय होता है। ठीक, फिर हम जेड ले लेते हैं, ये क्या होता है? ये पूर्णांकों का समुच्चय होता है, पूर्णांकों का समुच्चय, ये नोटेशन है। पूर्णांकों के समुच्चय को हम जेड से डिफाइन करते हैं। क्यू ले लेते हैं, क्यू को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय
संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद हम आर ले लेते हैं। आर क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, है ना। उसके बाद हम जेड माइनस ले लेते हैं या जेड प्लस ले लेते हैं। धन पूर्णांक होते हैं इसमें। इसमें देखिए, इसमें प्लस और माइनस दोनों आएंगे, लेकिन अगर मैंने जेड के ऊपर प्लस लगा दिया तो धन पूर्णांक हो जाएगा। उसी प्रकार से वास्तविक संख्या में पॉजिटिव के भी नंबर आएंगे, निगेटिव के भी, लेकिन अगर मैंने आर प्लस लिख दिया तो इसका मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। समझ में आ रहा है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं जो अक्सर यूज होते रहते हैं, आपको इसे जानना बेहद जरूरी है। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और अगला हमारा क्या होता है? समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण। तो पहला इसमें हम विधि लिखते हैं रोस्टर विधि। रोस्टर विधि। देखिए, रोस्टर विधि में अवयवों को सूचीबद्ध करने का कोई महत्व नहीं होता है। इसमें हम अवयवों को सूचीबद्ध नहीं करते हैं, है ना। सूचीबद्ध नहीं करते। जैसे अगर मैं लिखूं n, है ना, या मैं r लिखूं, मैं r लिखता हूं, चलिए r, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसमें देखिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याएं होती हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये जो अवयव हमने लिखा है इस प्रकार से, इसे ही कहा जाता है रोस्टर विधि से समुच्चय का निर्माण। समझ में आया। इसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 को हल करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 को हल करके समुच्चय निर्माण विधि से लिखें। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसको हम फैक्टर करते हैं तो आएगा x माइनस 1 और x प्लस 2 बराबर 0। तो आ गया x बराबर 1 और -2, है ना। अब अगर इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, यानी रोस्टर विधि में लिखना हो, रोस्टर विधि से, तो हम क्या लिख देंगे? 1 -2। ये इसका हल हो गया। समझ में आया रोस्टर विधि से हम कैसे लिखते हैं? चलिए, बहुत अच्छा। अब हम दूसरा विधि पढ़ते हैं, सेट बिल्डर। दूसरा क्या है? सेट बिल्डर। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि कोई एक सेट है ए और इसमें x कोई एलिमेंट है, x कोई अवयव है, जहां x को हमने रियल नंबर में से लिया है, x बिलोंग्स टू रियल। ये जो ऐसे साइन बनता है इसका मतलब बिलोंग्स टू, यानी x r में है, x r से बिलोंग करता है, जहां x बिलोंग्स टू r। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए कोई सेट है x जहां x इन r। समझ में आया? बिल्कुल।
तो आइए अब इस पे एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं समुच्चय समुच्चय ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10। ओके, ये लिखते हैं। इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। हम इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे ए बराबर, मान लेते हैं x है ये। अब देखेंगे कि x क्या है, x 2, 4, 6, 8, 10 है, यानी x एक सम संख्या है, सम संख्या है, सम धनात्मक संख्या है, धनात्मक सम संख्या है। x एक धनात्मक सम संख्या है और एंड x लेस देन आर इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पे x एक धनात्मक सम संख्या है, यानी इसमें सभी संख्याएं धनात्मक हैं, और x 10 के बराबर है या तो 10 से छोटा है, तो 10 के बराबर भी है और 10 से छोटा भी है, और सभी सम संख्याएं धनात्मक है। तो इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया? आइए अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। प्यारा एग्जाम्पल है ये, एनसीईआरटी से लिया गया एग्जाम्पल है। इसको देखते हैं क्या कहता है। समुच्चय समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण विधि से लिखें। आइए इसको लिखते हैं समुच्चय निर्माण विधि से। तो समुच्चय क्या दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक अवयव का अंश उसके हर से एक कम है, यानी हर 2 है तो अंश 1 है, हर 3 है तो अंश 2 है, हर 4 है तो अंश 3 है, यानी 1 कम है। और यह भी कि अंश 1 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और 1 से प्रारंभ होकर उत्तरोत्तर 1 से अधिक होती जाती है और 6 से अधिक नहीं होती, यानी ये बढ़ता जाता है और 6 से बड़ा नहीं होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम चलिए मान लेते हैं, माना समुच्चय ए है, समुच्चय ए है ना। तो ए बराबर हम लिख सकते हैं, चलिए हम अवयव को x से डिनोट करते हैं, और x क्या है, n है ना। तो हर क्या है, n से एक ज्यादा है। अंश अगर 1 है तो हर क्या है, वो अंश से एक ज्यादा है, तो हमने n ले लिया अंश को, और हर को n+1 ले लिया। और n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, जहां पे n 1 से लेके 6 के बीच में है। समझ में आया? n एक प्राकृतिक संख्या है और n 1 से छोटा या 1 के बराबर 6, 1 से बड़ा या 1 के बराबर, 6 से छोटा या 6 के बराबर है। तो यह हो गया समुच्चय निर्माण विधि। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, आप इसे ट्राई करिएगा खुद से और समझने का प्रयास करिएगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। तो मैं पहला क्वेश्चन दे देता हूं, a बराबर x, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, और -1/2 से लेके x
9/2 तक है। तो इसको हमें किस में लिखना है, रोस्टर मेथड से लिखना है। रोस्टर विधि से लिखें, रोस्टर विधि से लिखें। और दूसरा क्वेश्चन आप इसी में ले लीजिए, a बराबर 3, 6, 9, 12 को समुच्चय निर्माण विधि से लिखें। ठीक, तो आज का ये सेशन कैसा रहा आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए, और इसी तरीके के कंटेंट को पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे नए वीडियो में। इसके आगे ये हम पार्ट 1 मान के चलते हैं, ये हम पार्ट 1 मान के चलते हैं। अब अगला इसके आगे पार्ट 2 में आएगा। तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।